हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ेंगे। जो इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी वो आपको जैसे पता है मैं जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। अब ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे अगर हम आए तो इसमें हम करते क्या हैं? हमने एक्चुअली जो अभी तक काफ़ी लेक्चर से ये देखते आए हैं कि एक पर्टिकुलर साइज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनल हम निकाल लेते थे, ठीक है। उसका रेलेवेंस इसलिए था ताकि हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकें। वो अब फाइनली हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसका ज़्यादा रेलेवेंस कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जैसे मैंने आपको बताया था उसमें ग्रेवल और सैंड होते हैं, बजरी रेता। जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उसके लिए इस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इतना रेलेवेंस नहीं है। हाँ, हमारे जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैं उनके लिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बना सकते हैं अगर चाहें तो। यार फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए भी पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड करके हमने कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर साइज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनल निकाला है, ठीक है। उनकी एक लिस्ट तैयार हम कर सकते हैं, राइट, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड से। तो उससे भी हम हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो बना ही सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने के लिए परसेंटेज फाइनल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल साइज चाहिए। वो तो हम हमारे फाइन ग्रेन्ड सॉइल के निकाल ही सकते हैं, पर उनका इसमें रेलेवेंस नहीं है। फाइन ग्रेन्ड क्यों नहीं है ये आपको धीरे धीरे सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। फाइन ग्रेन्ड सॉइल का ना जो एक्चुअल में रेलेवेंस है वो इस टॉपिक के बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी का टॉपिक, राइट। तो उस कंसिस्टेंसी के टॉपिक में फाइन ग्रेन्ड सॉइल का रेलेवेंस आएगा, उसमें कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का रेलेवेंस नहीं आएगा। इसमें कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का है, उसमें फाइन ग्रेन्ड सॉइल का आएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम बना सकते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, अगर आपसे कोई पूछे बना सकते हैं बनाओ, बना दोगे आप, पर इतना रेलेवेंस नहीं है, राइट, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में। तो अगर हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की बात कर ही रहे हैं तो उसमें हम हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनाते हैं वो कैसी लगती है। एक्चुअली फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए भी ऐसी लगेगी, पर ज़्यादातर बात जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की करते हैं तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को ही दिमाग में रख के करते हैं। तो ये है क्या? ये एक्चुअली एक ग्राफ है। ग्राफ में हम एक कर्व प्लॉट करते हैं, किसके और किसके बीच में ग्राफ। ये ग्राफ होता है परसेंटेज फाइनल, जिसको हम परसेंटेज n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको हम y एक्सिस पे ले लेते हैं। और log d के पार्टिकल साइज, d को हम डायमीटर को d से डिनोट कर रहे थे, उसी को हम पार्टिकल साइज कह रहे थे, ठीक है। अब जो x एक्सिस पे हमको प्लॉट करना है वो d नहीं है, दैट इज नॉट d, वो log d है। d क्या? पार्टिकल साइज, ठीक है। हमको log d प्लॉट करना है ऑन x एक्सिस, log d x एक्सिस पे लेना है। इसीलिए ये जो हम कर्व बनाते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वाली कर्व एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर बनती है, क्योंकि एक साइड पर तो है लॉग स्केल और दूसरी साइड पे है अरिथमेटिक स्केल। अरिथमेटिक स्केल मतलब नॉर्मल स्केल जिसमें हम अपने ग्राफ को बनाते हैं, उसको हम जनरली अरिथमेटिक स्केल बोल लेते हैं, ठीक है। एक तो है फिर लॉग स्केल में, दूसरा अरिथमेटिक स्केल में। अगर दोनों लॉग लॉग होते तो लॉग लॉग ग्राफ कह देते या सिंपली लॉग ग्राफ कह देते। अब क्योंकि एक लॉग में है दूसरा अरिथमेटिक स्केल में है, तो ये जो ग्राफ होता है दिस इज अ सेमी लॉग ग्राफ, जो हम हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि हमने
यहाँ एक्स एक्सिस पर लॉग स्केल में क्यों प्लॉटिंग की है? सिंपल अरिथमेटिक स्केल में कर लेते, उसमें दिक्कत क्या थी? कर सकते थे अरिथमेटिक में, कोई हमको रोक थोड़ा रहा था कि अब नहीं कर सकते। अगर लॉग स्केल में अरिथमेटिक स्केल में प्लॉट करना आसान था तो फिर लॉग स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो डी के पार्टिकल साइज का वेरिएशन है वो आप देखिए कितने से कितने तक कर रहा है। अगर हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की बात करें, उसके लिए हम जनरली पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बना रहे हैं ना, तो वो 80 mm से रेंज करके 75 माइक्रोन तक जा रहा है, मतलब 0.075 mm। कहाँ 80, अगर सिर्फ mm की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ 80 और कहाँ 0.075। क्या अगर दोनों साइजेस को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मैंने देनी है, 80 को भी और 0.075, क्या उनको मैं अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ अरिथमेटिक स्केल में प्लॉट करके? अपने पेपर पर नहीं दे सकता। क्यों? 80 को भी प्लॉट करना और अच्छी रिप्रेजेंटेशन देनी है। ऐसा नहीं कि वो नजर ही ना आए पॉइंट, ना, अच्छी तरह नजर आना चाहिए, अच्छी तरह नजर आना चाहिए, अच्छी तरह रिप्रेजेंट होना चाहिए, वो उसका प्रॉपर सिग्निफिकेंस है। साइज छोटा इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निगलेक्ट कर दोगे। 80 को भी अच्छा रिप्रेजेंट करना है, 0.075 उसको भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए इसको मैं लॉग स्केल पर ना प्लॉट करके अरिथमेटिक स्केल पर प्लॉट करता हूँ, तो इस बोर्ड पर क्या आपकी कॉपी पर, बोर्ड पर कहीं पर प्लॉट नहीं हो पाएगा। जिस कमरे में आप ये देख रहे हो वो भी कम पड़ जाएगा प्लॉट करने के लिए। कहाँ 80, कहाँ 0.075, दोनों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। इस बात का ध्यान दीजिए, दोनों को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि साइज छोटा साइज, ना 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 ना, प्रॉपर दिखना चाहिए। वो कैसे प्लॉट करोगे? लिमिटेशन है हमारे पेपर की। जिस जगह पर प्लॉट कर रहे हैं उसकी एक लिमिटेशन है, उसके एक स्पेस कंस्ट्रेंट है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, नहीं प्लॉट कर पा रहे अरिथमेटिक स्केल में, ओके, क्या अगर हम लॉग स्केल पर प्लॉट करें फिर कर सकते हैं? तो आंसर है यस, वी कैन। क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा था, जो ये बड़ी वैल्यूज थी ना, कहाँ 80, बड़ी वैल्यूज की वेरिएशन थी, 80 थी, 0.075 की, इतनी वेरिएशन थी, इतनी वेरिएशन। जब हमने लॉग स्केल पर प्लॉट किया तो इतनी वेरिएशन पर आ गई। अब इतनी वेरिएशन हो चुकी थी कि हम अपने पेपर पर उसको प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं अपने बोर्ड पर इसको प्लॉट कर सकता हूँ। अब आप अपनी कॉपी पर इस ग्राफ को बना सकते हैं। सेमी लॉग ग्राफ पेपर ले लीजिए, उस पर आप इस जो ग्राफ है, ये कर्व है, इसको बना सकते हैं। क्योंकि इतनी वेरिएशन इतने में आ गई अब, ठीक है। तो ये रीज़न है कि हम क्यों सेमी लॉग ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये परसेंटेज फाइनर और लॉग डी के बीच में एक ग्राफ है, सेमी लॉग ग्राफ है, ठीक है। तो उसमें हम करते क्या हैं, अलग अलग आपने कोर्स ग्रेन, मेनली कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहे हैं हम, राइट। फाइन ग्रेन की भी आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, पर अभी मैं कोर्स ग्रेन की बात कर रहा हूँ। आपने जैसे 80 mm ले लिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट कर लिया, फिर अलग आपने साइज़ देखा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 80 के नीचे 40 होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने परसेंटेज फाइनर देख लिया। ऐसे चलते 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 जो 0.075 mm है, 75 माइक्रोन, उसके भी आपने कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर को नोट किया हुआ है, आपने निकाल लिया सी एनालिसिस से। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए आप क्या करते हो, सी एनालिसिस से ही तो देखते हो कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल साइज के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर क्या आएगा, ऐसे तो करते हो। तो आपने वो कर लिया, दैट यू हैव ऑलरेडी डन। अब आपको आगे चलना है, तो आपने ये देखे, अच्छा ये पार्टिकल साइज, ये परसेंटेज फाइनर, ये पार्टिकल साइज, ये परसेंटेज फाइनर, ऐसे आपको पता है। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, कर दो।
एक साइड आप क्या लिखो, यू कैन राइट पार्टिकल साइज, अलग अलग पार्टिकल साइज को आप रिप्रेजेंट कर दोगे। इस पे आप परसेंटेज फाइंडर का एक राइट आप उसको जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको आप प्लॉट करके, तो आपके पास एक जैसे जैसे आप उन डॉट्स को मिला आप अलग अलग, अच्छा ये पार्टिकल साइज उसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया, लॉग डी कर लिया उसका, फिर इधर देख लिया, अच्छा इधर आ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइंडर इधर आ रहा है, फिर उसके फिर दूसरा पार्टिकल साइज, दूसरा पॉइंट प्लॉट करने के लिए अच्छा ये पार्टिकल साइज उसका लॉग ले लिया, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइंडर वो देख लिया, जो हम नॉर्मली ग्राफ प्लॉट करते हैं, बस वो सिंपल प्रोसीजर है, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पता नहीं कितनी बार आपने ग्राफ प्लॉट किए होंगे, ठीक है, वही प्रोसीजर है। तो आप ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लोगे और आपके पास कुछ कर्व्स आ जाएंगी। एक सॉइल के लिए तो एक कर्व ही आएगी ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा सॉइल टेस्ट करोगे, उस पर सुपर इम्पोज करोगे उसी ग्राफ पे, तो दूसरी कर्व आ जाएगी। अगर नया ग्राफ पेपर लोगे, दूसरी सॉइल की बात करोगे, तो एक ही कर्व बनेगी, एक यूनिक सी कर्व बन जाएगी, ठीक है। अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग कर्व्स बनेंगी, तो हमारे पास एक कर्व बन के आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, जिसको मैंने ए, बी और सी से डिनोट किया है, ये अलग अलग सॉइल्स की मैंने टेस्टिंग की है, ठीक है। अपने जो मेरे पास एक सैंपल था, उसकी अलग अलग सॉइल लिए मैंने, राइट। अलग अलग सॉइल के सैंपल हैं ये, एक सॉइल के नहीं है, अलग अलग सॉइल के मेरे पास सैंपल थे। उनकी मैंने क्या कि मैंने प्लॉटिंग कर दी, ठीक है। तो जब मैंने कर्व बनाई तो ऐसे ए कर्व बनी, ऐसे बी कर्व बनी और ऐसे तीसरी जो सी कर्व बनी, ठीक है। सिंपल जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया वैसे मैंने ग्राफ बनाया और ए, बी और सी ये तीनों कर्व मेरे पास बन गई। अब ये कर्व्स आपको दिखने में अलग अलग से लग रही होंगी। जैसे जो अगर मैं ए कर्व की बात करूं तो ए कर्व इधर से शुरू हो रही है, ए कर्व इधर से शुरू होके, राइट, जो मैंने ब्लैक से बनाई है, इधर से शुरू होके ए कर्व ऐसे ऐसे जा रही है पूरा एंड तक, इतनी रेंज को कवर कर रही है। मान लीजिए इस साइड वी हैव log 80 mm, ठीक है। log 80 mm को इधर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ डाया बढ़ रहा है, साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजिंग, ठीक है। उल्टा भी कई जगह पर किया जाता है, ठीक है, कि जैसे जैसे मैं इधर जाऊँ तो साइज कम हो, फिर जो हमारी हमने कर्व्स बनाई है वो उल्टी बन जाती होती हैं, ठीक है। हम यूजुअल केस लेके चल रहे हैं कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे हमारी रीडिंग बढ़ेगी, जो यूजुअल केस होता है उसको लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इधर log 80 mm होगा, ठीक है। सबसे बड़े वाला हम log 80 ही मान के चल रहे हैं। तो इस साइड क्योंकि हम अभी सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहे हैं तो 0.075 होगा यहाँ पर कहीं पे, क्योंकि आपको पता है कोर्स ग्रेन सॉइल 0.075 mm तक ही होते हैं, 75 माइक्रोन। तो 0.075 mm ये कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या कि आप अगर ए कर्व की बात करें, इस पर्टिकुलर ए कर्व की, तो इधर से शुरू होके 0.075 mm वाली साइड से शुरू होके पूरा इधर तक गई है 80 mm तक, पूरी इतनी रेंज इसने कवर की है। तो मतलब ये बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए हम इसको वेल ग्रेडेड जो सॉइल है वो कह देते हैं, दिस इज कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू वेल ग्रेडेड सॉइल। क्यों? क्योंकि ये दोबारा मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूं, पर आप इस चीज़ को देख लीजिए कि क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ये इधर छोटे पार्टिकल्स से स्टार्ट होके एंड में सारे तरह के पार्टिकल्स को कवर करते हुए एंड में बड़े पार्टिकल तक गई है। तो इस कर्व को हम जो पूरे एक वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स को कवर करे, वाइड रेंज ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स को जो कर्व कवर करे, उसे हम कहते हैं वेल ग्रेडेड कर्व। क्यों ऐसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये वैसे इसकी आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हो कि वेल ग्रेडेड का क्या फ़ायदा होता है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसकी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी जो होती है ना, जो आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हो, वो ज़्यादा होती है। कैसे? देखिए
जैसे मेरे पास एक ये लेयर है, इस पे मैंने बड़े बड़े पार्टिकल्स को रख दिया। अब जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, इससे थोड़े से छोटे पार्टिकल्स वो इसकी वॉइड्स में जाके फिट हो जाएंगे। जो खाली जगह मैंने पार्टिकल्स को रखा, उनके बीच में कुछ खाली जगह हुई, उसी को तो हम वॉइड्स कहते हैं, उसके बीच में वो फिट हो जाएंगे। अब जो उससे छोटे हैं वो उसके जो वॉइड्स हैं, जो फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स, जो सेकंड लेयर है उससे छोटे उसकी वर्ड में फिट हो गए, उससे छोटे उसकी भी वर्ड में फिट हो गए, उससे छोटे उसकी भी वर्ड में फिट हो गए। तो ऐसे करते करते ना वॉइड स्पेस, जो खाली जगह है, वो बहुत कम रहती है, क्योंकि बड़े जो पार्टिकल्स थे उनमें जो खाली जगह बची थी वो जो उनसे छोटे थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। अब जो उनके बीच में खाली जगह बची, जो उनसे छोटे थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। अब इनसे छोटे जो थे, जो इनके बीच में खाली जगह थी, वॉइड थी, वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। तो ऐसे करते करते खाली जगह बहुत कम बची, वर्ड्स बहुत कम बचे। क्योंकि वर्ड्स बहुत कम बचे तो उतनी ही जगह में मेरे पास ज़्यादा सॉलिड्स आ गए। तो जो मेरी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे वो सॉलिड्स ही तो प्रोवाइड कर रहे थे, खाली जगह तो मजबूरी से बच रही थी। स्ट्रेंथ सॉलिड्स प्रोवाइड कर रहे थे। हाँ, वर्केबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है जो आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हो, वो क्यों वो आप उधर पढ़ोगे। पर ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऐसा कोई सॉइल हो जिसमें एक वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास प्रेजेंट हो तो वो एक बहुत ही बढ़िया सॉइल है, राइट, बहुत बढ़िया। और बढ़िया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेल। अगर आप बीमार हुए हो, आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, अब आप ठीक हो गए, राइट, आप बीमार थे अब आप ठीक हो गए, आपसे हाउ आर यू, आई एम वेल, ठीक है। तो वेल मतलब ठीक है, ये अच्छा है। तो इसलिए इस तरह की कर्व को हम एक वेल ग्रेडेड कर्व कहते हैं, या ये कहते हैं अ कर्व फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल। हम हमारे पर्टिकुलर केस में कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर फाइन ग्रेन सॉइल की प्लॉट करी जाए और उसमें भी कुछ ऐसा पैटर्न आए तो हम कह देंगे वेल ग्रेडेड फाइन ग्रेन सॉइल। पर बात यह है जिसकी भी हम प्लॉट कर रहे हैं उसमें एक वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स को ये कर्व कवर करनी चाहिए। इधर से शुरू होके चलते इधर तक पहुंचनी चाहिए और बीच में सारे तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उस कर्व को हम कहेंगे वेल ग्रेडेड कर्व या कर्व फॉर वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल और वेल ग्रेडेड सॉइल इन जनरल। यहाँ पर मैंने सिर्फ वेल ग्रेडेड लिखा है क्योंकि सॉइल तो ऑफ कोर्स आपको पता ही, हम सॉइल की ही बात कर रहे हैं। तो ये वाली कर्व, ये ए कर्व जो मैंने इधर बनाई है, इधर से शुरू होके पूरा इधर तक जा रही है, ये कर्व है मेरी वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कर्व, वेल ग्रेडेड कर्व है ये मेरी, ठीक है, या कर्व फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। अब अगर वेल ग्रेडेड नहीं है तो क्या होगा, पुअरली ग्रेडेड होगा, ठीक है ना। पुअर मतलब जो थोड़ा कम है, राइट। जैसे हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं तो पैसा जिसके पास ज़्यादा हो, राइट, ही इज़ वेल, राइट, इन मनी वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। जिसके पास कम हो दैट इज़ पुअर। तो पुअर का मतलब अच्छा, अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो ही इज़ नॉट गुड, राइट, फाइनेंशियली अगर हम पुअर की बात करें तो वैसे ही अगर हमारी सेहत अच्छी ना हो हम क्या कहते हैं, वी हैव पुअर हेल्थ। अभी फ़िलहाल मेरी पुअर हेल्थ है, जब मेरी सेहत अच्छी नहीं है मैं क्या कहूँगा, आई एम करेंटली इन अ पुअर हेल्थ, मेरी पुअर हेल्थ है। तो मतलब पुअर जो अच्छा ना हो, अच्छा क्यों नहीं उसको हम देखेंगे। पर जो चीज़ वेल ग्रेडेड कर्व नहीं है, जो वेल ग्रेडेड नहीं है, वो क्या होगी, पुअरली ग्रेडेड। तो जो भी मैंने यहाँ पर बी और सी कर्व बनाई हुई है, बी और सी, इसको मैंने पुअरली ग्रेडेड, बोथ ऑफ दीज आर, बी और सी जो मैंने यहाँ पर बनाई है ये पुअरली ग्रेडेड है, ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए कर्व्स हैं, ठीक है। वो क्यों, वो हम अभी देखते हैं। पर आप अभी इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक तो होती है वेल ग्रेडेड, दूसरी होती है पुअरली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड बढ़िया, पुअरली ग्रेडेड जो वेल ग्रेडेड नहीं है वो पुअरली ग्रेडेड। अब इस पुअरली ग्रेडेड में भी दो तरह की है, उन दो तरह की को जो कर्व्स हैं उनको हम पढ़ते हैं
पर अभी के लिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जो वेल ग्रेडेड नहीं है वो पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। अब पुअरली ग्रेडेड में जो हमने दो कर्व बनाई हैं बी और सी, वो कैसी हैं? अगर मैं बी कर्व की बात करूं तो आप इधर देखोगे कि इधर से मेरी कर्व शुरू हुई, ठीक है। इस सारे पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक परसेंटेज फाइनर था, पर इधर आकर इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कोई परसेंटेज फाइनर आया नहीं, राइट। परसेंटेज फाइनर सेम रहा, इंक्रीज नहीं किया वो, ठीक है। नहीं तो जैसे जैसे ऐसे होना चाहिए ना कि जैसे जैसे हमारा जो पार्टिकल का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे परसेंटेज फाइनर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज फाइनर यही तो डिनोट कर रहा था कि इस पर्टिकुलर साइज के कॉरस्पॉन्डिंग कितने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिनका साइज ये या इससे छोटा होगा। यही चीज़ मेरा परसेंटेज फाइनर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज फाइनर बढ़ना चाहिए। पर अगर एक स्टेज पे आके इस पर्टिकुलर साइज के कॉरस्पॉन्डिंग, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ साइज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मेरा परसेंटेज फाइनर उतना ही रह रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं है। क्योंकि अगर प्रेजेंट होते तो परसेंटेज फाइनर में कुछ ना कुछ इंक्रीज ज़रूर देखने को मिलता, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेजेंट होते तो इस पर्टिकुलर साइज के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने परसेंटेज फाइनर निकाल लिया, अब उससे ऊपर वाला उसमें भी अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो परसेंटेज फाइनर थोड़ा बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर बढ़ा नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स मेरे सॉइल में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको पार्टिकल्स की फॉर्म में बनाऊं जैसे मैंने ए कर्व का आपको बताया था, तो वो कुछ ऐसा होगा कि छोटे पार्टिकल्स हैं मेरे सॉइल में, बड़े पार्टिकल्स भी हैं मेरे सॉइल में, पर बीच वाले जो पार्टिकल्स हैं वो मेरे सॉइल में है ही नहीं, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है इस कर्व के सॉइल की। ये हैं पर ये वाले नहीं हैं, तो इस सॉइल को हम कहते हैं गैप ग्रेडेड। क्यों? ये भी हैं पर बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। इस गैप ये जो क्रिएट हो गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स हैं वो मेरे सॉइल में प्रेजेंट ही नहीं है, एक गैप क्रिएट हो गया, इसीलिए हम इस सॉइल को गैप ग्रेडेड कहते हैं। अब ये पुअरली ग्रेडेड क्यों है? क्योंकि बड़े पार्टिकल्स, राइट, ये बड़े पार्टिकल्स हैं मेरे, इनकी एक लेयर मैंने बिछा दी। अब इससे छोटे पार्टिकल्स वो इसकी बॉर्डर में फिट हो गए, पर उससे छोटे पार्टिकल्स है ही नहीं जो इसकी बॉर्डर में फिट हो पाए। अब ये वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट है बहुत छोटे वाले, तो वो इसकी बॉर्डर में फिट हो जाएंगे, पर ओवरऑल अगर हम स्ट्रेंथ देखें कहाँ, तो ये सॉइल था कि पूरी की पूरी वर्ड्स इतनी अच्छी तरह पैक हो गई थी, मतलब बहुत ही बढ़िया। इसमें उतनी अच्छी तरह पैक नहीं हो पा रही मेरी वर्ड्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पुअरली ग्रेडेड की कैटेगरी में रखते हैं। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं पुअरली ग्रेडेड में भी किस कैटेगरी में? गैप ग्रेड में। क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज, क्योंकि अगर वेल ग्रेडेड हमें चाहिए हमारा सॉइल, तो सारे तरह के जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मेरे सॉइल में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर कुछ मिसिंग है तो पुअरली कहीं ना कहीं वॉइड्स अनफिल्ड रह जाएंगी, जिसकी वजह से अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो पुअरली ग्रेड में आ जाता है। और पर्टिकुलरली बी कर्व मेरी गैप ग्रेडेड कर्व है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेरी तीसरी कर्व की, वो कौन सी है? वो ये सी कर्व। इसको क्या कहते हैं अभी देखेंगे। इसमें क्या है कि एक तरह के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है मेरी कर्व में। इधर से शुरू होते बस इधर खत्म हो गई, इतनी रेंज को कवर ही नहीं किया इसने। इधर शुरू थोड़ी सी रेंज को कवर कर लिया, इतने साइज के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं, सिर्फ कुछ साइज के। सी कर्व की मैं बात करूं, सिर्फ कुछ साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है मेरी सी सॉइल में। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो मैंने सी कर्व आपको शो की है,
वो मैंने जो लोअर साइज़ है पार्टिकल्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग शो की है, और यहाँ बनाने के वक्त मैंने बड़े पार्टिकल्स लिए हैं। वो इसलिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो, छोटे छोटे बना दूँ, वो आपको दिखे ना अच्छी तरह, तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे शो कर दिया। नहीं तो जो सी कर्व जो मैंने इस साइड बनाई है वो इस साइड भी बनाई जा सकती है, ठीक है। इस साइड भी अगर आप बना दोगे तो फिर ये वाले जो रेंज ऑफ पार्टिकल्स हैं ये इस कर्व को जस्टिफाई करेंगे अगर मैं इस साइड सी कर्व को बना दूं, पर उसका सिग्निफिकेंस, उसका मतलब वही रहेगा। अब जिस साइड भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड या बीच में कहीं अगर आप सिर्फ इस सी सॉइल को टेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते या कुछ नहीं। अगर आप एक ही ग्राफ पेपर पे बना रहे हो, अलग अलग सॉइल्स को बना रहे हो, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये मेरी सी कर्व है इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं बीच में भी हो सकती है, पर आपको समझाने के लिए इनको अलग अलग रखा है, इनको इंटरसेक्ट नहीं किया मैंने। अगर आप इंडिपेंडेंटली किसी नए ग्राफ पेपर पे सिर्फ सी कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉइल को हम टेस्ट कर रहे हैं उसको आप बनाओगे तो हो सकता है कहीं इस रेंज में लाई कर जाए, पर उसका सिग्निफिकेंस, उसका मतलब वही रहेगा। मतलब उसका वही रहेगा कि सिर्फ एक रेंज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है मेरे सॉइल में, एक रेंज ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर एक रेंज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ठीक है, क्लियर तो बिछा लेंगे हम, पर उसके बीच में जो वर्ड्स हैं वो खाली रह जाएंगे, तो इसलिए एक अच्छी पैकिंग नहीं हो पाएगी। अच्छी पैकिंग नहीं हो पाएगी, नॉट गुड तो पुअर पैकिंग हो जाएगी। तो इसीलिए हम इस सॉइल को भी पुअरली ग्रेडेड सॉइल में रख रहे हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो इस सॉइल को हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं, कि एक यूनिफॉर्म रेंज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें। ऐसा नहीं है कि वाइड रेंज, ना, यूनिफॉर्म से हैं सारे। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे। आप स्कूल में जो यूनिफॉर्म पहनते थे उसका पर्पस भी क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स को समान रखना, राइट, एक समान रखना, सबको यूनिफॉर्म रखना। स्कूल में आप जो यूनिफॉर्म पहनते हो उसका यही मेन मकसद होता है कि यूनिफॉर्म रखना, सबको ऊंच नीच को ख़त्म करना, राइट। तो जो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है ये क्या है, यूनिफॉर्म है, सारे एक जैसे हैं। तो उससे जो मैं अपने सॉइल को टेस्ट करता हूँ उससे जो मेरी कर्व बनती है दैट इज अ कर्व फॉर माय यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ए, बी और सी क्या है। ब्रॉडली अगर मैं इस चीज़ को दोबारा समराइज करूँ तो मेरे पास दो तरह की कर्व्स बन सकती हैं, दो तरह के सॉइल्स मेरे पास होते हैं। पहला होता है वेल ग्रेडेड सॉइल, सेकंड होता है पुअरली ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल सभी तरह के पार्टिकल साइजेस उसमें प्रेजेंट हैं। पुअरली ग्रेडेड सॉइल की बात करूं तो उसमें भी दो तरह, एक तो वेल ग्रेडेड हो गया पहले, तो दूसरा पुअरली ग्रेडेड। अब जो पुअरली ग्रेडेड ना उसमें भी दो तरह के हैं। वो दो तरह के कौन से, पहला यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, दूसरा गैप ग्रेडेड। चाहे आप पहला गैप ग्रेडेड कह लो, दूसरा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कह लो, आपकी मर्जी। कहने का ये मतलब है वेल ग्रेडेड तो वेल ग्रेडेड है, अगर पुअरली ग्रेडेड है तो उसमें या तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा या गैप ग्रेडेड होगा, दोनों में से एक होगा अगर पुअरली ग्रेडेड है तो, ठीक है। पुअरली ग्रेडेड एक कैटेगरी हो गई, उसकी जो सब कैटेगरी है दैट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड, राइट। अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब जो हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ी, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमको आनी चाहिए। कैसी? फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज D10, राइट, D10 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ, फिर इस जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ उसको भी पढ़ के बताऊँगा। D10 एक्चुअली होता है वो साइज ऑफ द पार्टिकल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनल 10% है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक पार्टिकल है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये वो पॉइंट है जहां पर जो मेरा वाई एक्सिस है दैट इज 10%। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज फाइनल, मतलब परसेंटेज फाइनल 10% है मेरा। अब वो पार्टिकल साइज मैंने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है, log d लिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं परसेंटेज फाइनल
10% यहाँ से देखूँगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मैं अभी अपने एग्जाम्पल को लेने के लिए सिर्फ इस कर्व पे मैंने लिया है, ए कर्व पे। आप बी पे ले सकते हो, सी पे ले सकते हो, किसी पे भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जैसे मैं ए कर्व की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं 10% परसेंटेज फाइनल लूँगा, उससे मैं अपनी कर्व पे आऊँगा, लाइन खींचूँगा, ऐसे लाइन खींच के मैं अपनी कर्व पे आया। अब वर्टिकल लाइन खींचूँगा, उससे देखूँगा कि कितना मेरा लॉग डी आ रहा है। लॉग डी से उसका एंटी लॉग लेके डी आ जाएगा पार्टिकल साइज मेरा। अब उस पर्टिकुलर पार्टिकल साइज को मैं कहूँगा D10, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी लिख देते हैं और नीचे जिस परसेंटेज फाइनर की हम बात कर रहे हैं, जिस परसेंटेज फाइनर के कॉरस्पॉन्डिंग वो पार्टिकल साइज है, उसको हम ऐसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 परसेंटेज फाइनल 30% देख लूँगा, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, कर्व पे आ गया, फिर इस कर्व पे इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने देख लिया मेरा लॉग डी कितना है, उसका मैंने एंटी लॉग ले लिया, तो फिर एक पार्टिकल साइज आ जाएगा मेरा। उस पार्टिकल साइज को मैं कहूँगा D30। डी पार्टिकल साइज डिनोट कर रहा है, 30 डिनोट कर रहा है परसेंटेज फाइनर। मतलब D30 वो मेरा पार्टिकल साइज है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर की वैल्यू 30% है। वो पार्टिकल साइज जिसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर 30% है, दैट इज D30। यहाँ पर आपको एंटीलॉग एक बार लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। इसी तरह फिर आप D60 भी कैलकुलेट कर लोगे। D60 क्या आ जाएगा, वो पार्टिकल साइज जिसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर मेरा 60% है। 60% परसेंटेज फाइनर मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, कर्व पे आ गया, अब वर्टिकल लाइन बनाई, लॉग डी आ जाएगा, उसका एंटी लॉग लूँगा, मेरे पास पार्टिकल साइज आ जाएगा। तो उस पार्टिकल साइज को मैं कहूँगा D60। डी पार्टिकल साइज 60% फाइनर, D60 मतलब वो पार्टिकल साइज जिसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर की वैल्यू 60% है। इसी तरह आप किसी भी पार्टिकल साइज के कॉरस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज फाइनर है उसको निकाल के, जैसे मैं 90 की बात करूं, D90, D40, D50, किसी भी D को निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। करना वही है कि उस परसेंटेज फाइनर लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कर्व पे आओ, कर्व पे वर्टिकल लाइन बना के लॉग डी ले लो, उसका एंटी लॉग ले लो, आपके पास पार्टिकल साइज आ जाएगा। उसको फिर आप जो भी आपने जिस भी परसेंटेज फाइनर के कॉरस्पॉन्डिंग आपने पार्टिकल साइज निकाला है, उसको फिर आप वैसे ही आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे हमने D10, D30 और D60 की बात की है। पर हम यहाँ पर फिलहाल D10, D30 और D60 की ही बात करेंगे, क्योंकि हम जो अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसमें D10, D30 और D60 का ही रेलेवेंस आएगा। तो इसलिए हम इनको ही पढ़ रहे हैं। आप किसी भी परसेंटेज फाइनर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी पार्टिकल साइज निकाल सकते हो, ठीक है। उसको फिर आप ऐसे ही डिनोट कर लोगे। अब बात आती है D10 जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, वो है क्या, ठीक है। एक्चुअली D10 के आगे मैंने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दैट इट इज़ इफेक्टिव ऑफ कोर्स इन mm। D10 हम mm में ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि mm में हमने प्लॉटिंग की है। तो D10 इज इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल डिफाइंड बाय एलन हेजन। अभी एलन हेजन कौन थे, ये भी हमारे एक इंजीनियर थे, एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने हमारे सॉइल की फील्ड में रिसर्च की हुई है। इनकी हम आगे इक्वेशंस भी पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे हम सॉइल मैकेनिक्स में प्रोग्रेस करेंगे ना, एलन हेजन की अलग अलग क्वांटिटीज़ में, अलग अलग हमारे सॉइल मैकेनिक्स के फील्ड्स में इनकी कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें जहाँ पर भी ये अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वहाँ पर ये एक पार्टिकल साइज का जिक्र करते हैं, एंड दैट पार्टिकल साइज इज D10। D10 होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनल 10% है। तो ये
एक ना एलन जो है, उन्होंने अपने अलग अलग उन्होंने जब एनालाइज किया चीज़ों को, उन्होंने देखा कि जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रही हैं ज़्यादा। जो डोमिनेंट पार्टिकल साइज जिस पे वो डिपेंड कर रही हैं हमारी प्रॉपर्टीज़, अगर हम उनको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें उस पार्टिकल साइज को, तो वो पार्टिकल साइज उन्होंने देखा D10 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह देते हैं दैट उन्होंने इसको कहा था दैट दिस इज द इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल, एलन ने कहा था। तो इसलिए हम कह देते हैं दैट D10, अगर हमसे कोई पूछे तो हम कह देते हैं दैट D10 इज द इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल गिवन बाय या डिफाइंड बाय एलन हेजन, जो हमारे ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आगे का जो D30 और D60 का रेलेवेंस कहाँ पर है, D10 का भी वहाँ पर रेलेवेंस होगा। ये हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करके देखेंगे। राइट, फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।